आज कॉलोनी की डॉन सलोनी छत पर है और माँ रमा जी बड़े ही जोर जोर से आवाज लगा रही है। अरे अब क्या पड़ोसी की छत तक भगा कर आएगी? सलोनी नीचे आजा बेटा। ये लड़की बिना नाम मात्र के लिए अपने माँ बाप की सुनती नहीं है। पता नहीं शादी के बाद इसका क्या ही हाल होगा। तभी सलोनी के पापा राजेश जी भी ऑफिस से आते हैं। अरे क्या हुआ रमा जी, बड़ी नाराज दिख रही हो? अब आप ही जाकर नीचे पकड़ कर लाओ अपनी लाडली को। आपने ही इतना सर पर चढ़ाया है तभी ये हाल है उसका। ये इतनी सारी इधर उधर की बातें करने से अच्छा है सीधा सीधा बताओ आखिर माजरा क्या है? अरे आज पता नहीं कॉलोनी में कहाँ से बंदरों का झुंड आ गया। अब आपकी प्यारी बिटिया रानी सुबह से उसी में लगी हुई है। राजेश जी ये सुनकर बड़ी जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे आपको हंसी आ रही है, मुझे तो अब चिंता सताने लगी है। शादी के बाद इसका आखिर होगा क्या? अरे मेरी बेटी शेर है, शेर। सुना है ना आपने, एक म्यान में दो शेर कभी नहीं रहते। तो मैं दामाद बिल्ली ढूंढूंगा। पर कहते हैं ना, कभी कभी आपकी जुबान पर सरस्वती बैठी होती है। लेकिन राजेश जी को पता नहीं था कि उनकी मजाक मजाक में कही हुई बात भविष्य में सच भी हो सकती है। आज की कहानी है जमशेदपुर के रहने वाले राजेश जी और रमा जी के परिवार की। राजेश जी बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे। वहीं पढ़ाई और पालन पोषण हुआ। फिर बाद में स्टील प्लांट में जॉब लगी और फिर यहाँ चले आए और फिर यहीं से उनके परिवार की शुरुआत हुई। धर्म पत्नी के रूप में रमा जी मिली और फिर दो प्यारे प्यारे बच्चे। उनकी बेटी को उन्होंने हमेशा नाजों से पाला, कभी कोई रोक टोक नहीं। तो आज उसका परिणाम ये है कि वो एकदम दबंग और किसी से ना डरने वाली लड़की है। लेकिन बीतते समय के साथ अब रमा जी को उसकी शादी की भी चिंता सताने लगी थी। आ गई बिटिया रानी। अरे पूरी कॉलोनी की चिंता सिर्फ तुम्हें ही है क्या? किसी और के घर से तो कोई निकल कर आया नहीं। अरे मम्मी, सलोनी जैसे लोग धरती पर अवतार ही इसलिए लेते हैं जो इस धरती से पाप, अधर्म और अन्याय मिटा सके। सबकी मदद करना ही तो हमारा प्राथमिक धर्म है। ये सब बातें सुनने में और टीवी पर देखने में ही अच्छी लगती है। लड़की हो लड़की की तरह बनकर रहा करो, समझी? और ये हाफ पैंट उतार कर थोड़ा सूट बूट पहन लो। क्यों, मुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं क्या मम्मी? तभी बाहर से आवाज लगाते हुए सलोनी की दोस्त प्रिया घर में आती है। वाह सलोनी, आज तो तूने दिल खुश कर दिया रे, मजा ही आ गया। चल बाहर आ, सारे कॉलोनी वाला तेरा इंतजार कर रहा है। सलोनी तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं घर पर बैठो। और प्रिया तुम्हारे घर कोई काम नहीं है क्या? आंटी आप ना हमेशा चिल्लाई रहती है। आपकी बेटी ने इतना अच्छा काम किया है, वरना आज गुप्ता आंटी के बेटे को बंदर काट ही लेता। और इतने सारे थे, फिर पता ही नहीं क्या होता। वो सब आज सलोनी का सम्मान करना चाहते हैं। तभी राजेश जी निकल कर आते हैं। अरे रमा जी आप भी ना, जाओ सलोनी बेटा जाओ, और जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ, थैंक यू सो मच पापा, आप मुझे कितना समझते हैं। और एक ये मम्मी। हंसते हुए सलोनी घर से बाहर निकल जाती है और रमा जी कसमसा कर रह जाती है। ठीक है जी, आज से हम कुछ भी नहीं कहेंगे, जो होगा देखेंगे। समय अपनी रफ्तार से बीतता है। अब सलोनी पूरे 25 की हो चुकी थी, लेकिन सलोनी की हरकतें बढ़ती उम्र के साथ और भी बढ़ चुकी थी। चलना प्रिया प्रीति, आज हम तीनों गोलगप्पे खाने चलते हैं, बड़ा ही मन कर रहा है। हाँ यार, अभी ही कॉलेज से चलते, नहीं तो बाद में मम्मी घर से निकलने नहीं देगी। तुम लोग भी ना न जाने कितना अपने मम्मी से डरते हो, डरपोक कहीं के। सलोनी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? अच्छा सॉरी पापा, आओ चलो आज गुप्ता जी के गोलगप्पे खा कर आते हैं। तीनों सहेलियां जैसे ही गुप्ता जी के गोलगप्पे खाने आती हैं, वैसे ही वहाँ कुछ मनचले भी आ जाते हैं। गुप्ता जी बढ़िया बढ़िया गोलगप्पे खिलाओ। हाँ, और बड़े बड़े एकदम करारे करारे होने चाहिए गुप्ता जी, बस मजा आ जाए। सलोनी को ये सब सुनकर बड़ा ही जोर से गुस्सा आता है। इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही प्रिया। तू रहने दे सलोनी, हम बस अपने गोलगप्पे खाकर अपने घर चलते हैं। हाँ पिलाता हूँ, लेकिन पिछला हिसाब भी तो पूरा करो। पहले का पूरा 500 रुपए का हिसाब बाकी है। अरे तो हिसाब हो जाएगा ना, कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले गोलगप्पे लाओ। लेकिन आज तो मैं तभी खिला पाऊंगा जब पुराना हिसाब पूरा होगा। अच्छा गुप्ता, आज तू बड़ा शाना बन रहा है, खिलाता है कि नहीं? इतना कहकर वो लड़का गुप्ता जी का हाथ पकड़ लेता है। गुप्ता जी जैसे ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक जोरदार मुक्का उस लड़के के नाक पर आकर लगता है। ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत! अरे रुको, अपनी हिम्मत अब दिखाती हूँ, रुको जरा। 100 डायल करके कॉल करके बुलाती हूँ जो तुम्हें हिम्मत दिखाएंगे।
ये सुनते ही सारे के सारे लड़के यूं दुम दबाकर भागते हैं जैसे दिन में भूत दिख गया हो। बेटे, तुमको मेरा खूब खूब आशीर्वाद। भगवान तुम्हारा खूब खूब भला करे। अरे नहीं अंकल जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, आप बस जल्दी से गोलगप्पे खिला दो, मेरी मम्मी डांटेंगी, शाम हो रही है ना। ये सुनते ही तीनों सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती है और मन भरकर गोलगप्पे खाकर अपने घर पहुंचती है। इधर रमा जी सलोनी का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिर क्यों? आइए मेरे साथ। आ गई बिटिया रानी रेसलिंग करके। अरे मम्मी, क्या आप भी ना, आपके पास ये खबर भी पहुंच गई। आप कहती हो आप घर से बाहर नहीं जाती और अरे घर से बाहर नहीं जाती इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ पता नहीं लगेगा? जरा बताओ, कितनी बार कहा है लड़की हो लड़की की तरह रहा करो। वही ना मम्मी, लेकिन ये दीदी है कि सुनती नहीं है। अब बताओ, मुझे मेरे दोस्तों ने ये आकर बताया तो मुझे कितनी शर्म आई कि तेरी दीदी वहां लड़कों से लड़ रही है। अरे तो तू शर्म से वहां गड़ क्यों नहीं गया जमीन में? हाँ, अरे चूड़ियां पहन ले मेरे भाई, तू जा चक्कर अपना काम कर। अब खाने के टेबल पर फिर से ये डिस्कशन शुरू हो गया। अरे बेटा सलोनी, ये छोटा सा शहर है, यहाँ बात का बतंगड़ बहुत जल्दी बनता है। तुम मेरी बेटी हो, मुझे इस बात पर नाज है, लेकिन हर कोई नहीं समझता इस बात को। लव यू पापा, बस आप समझे, मेरे लिए यही सबसे ज्यादा है। आज अनीता जीजी का फोन आया था, वो लड़के वाले कल ही सलोनी को देखने आ रहे हैं। और मम्मी आपने फिर ये सब। अरे दीदी, जब तेरी शादी होगी तभी तो मेरी होगी, वरना मेरा नंबर कैसे आएगा? मम्मी आप राहुल की शादी करा दो, ये मरा जा रहा है शादी के लिए। राजेश जी अपने बच्चों के बीच हो रही ये तीखी तकरार को सुनकर मध्यम मुस्कान के साथ खाना खा रहे थे। आप ना बस मंद मंद मुस्कुराते रहो, और यहाँ मैं टेंशन के मारे मरी जा रही हूँ कि बेटी की शादी कैसे होगी। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, सलोनी कल लड़के वालों से और उस लड़के से मिल लो, फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी हमारे घर में ऐसे युद्ध छिड़ गया जैसे कि लड़के ने हाँ कर दियो। शुभ शुभ बोलो जी, आप भी ना। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि यही लड़का हमारी सलोनी को पसंद कर ले और मैं इसके हाथ जल्दी से पीले कर दूं। तभी राहुल उठकर नाचने लगता है। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया राजा बजाएगा बाजा। ये देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ हाँ बस ठीक है, अब ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर। वैसे भी मुझे इस शादी वादी में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, अब जो भी होगा कल देखेंगे। अगले दिन सलोनी को देखने लड़के वाले आते हैं। राजेश जी और रमा जी अपने अपने घर को बहुत अच्छे से सजा रहे हैं। राहुल भी भाग भाग कर सामान लाने जा रहा है। थोड़ी देर में जब लड़के वाले देखने आते हैं, प्रिया तू भी आ जाना मेरे साथ, चलने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। अरे सलोनी, तुम कहाँ फोन पर लगी हो? अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले, कब से यहाँ रख कर गई हूँ। मम्मी आपने ये साड़ी यहाँ रखी हुई है, क्या मैं साड़ी पहनूंगी? नहीं तो क्या जीन्स टी शर्ट में लड़के वालों के सामने आएगी? यार मम्मी, ये सब मेरे से नहीं होगा। अरे प्रिया समझाना इसको, ये क्या पागलपन है। ठीक है आंटी, मैं हैंडल करती हूँ, आप आराम से बाहर जाइए, बेफिक्र होकर मेहमानों की खातिरदारी कीजिए। तू मेरी दोस्त है कि दुश्मन? मतलब मैंने तुझे यहाँ बुलाया था काम बिगाड़ने के लिए, लेकिन तू तो यहाँ काम बनवा रही है, बदतमीज। चुप कर, तुझे ये साड़ी मैं पहना देती हूँ आराम से, बहुत ही सुंदर लगेगी तू। तू भी ना प्रिया, मतलब मानेगी नहीं। थोड़ी देर में प्रिया सलोनी को बढ़िया सी साड़ी पहनाकर तैयार कर देती है और फिर सलोनी सबके सामने आकर बैठ जाती है। रमा, राजेश, राहुल सब सलोनी को देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सलोनी को कभी ऐसा देखा ही नहीं था। अब कितने भी लड़के वाले आए और चले गए, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनती है, क्योंकि सबको सलोनी के दबंग नेचर के बारे में कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। और फिर आखिरकार सलोनी की एक दूर की बुआ और राजेश की बहन अपनी भतीजी सलोनी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आती है और वहाँ बात बन भी जाती है। लेकिन बस बात यही थी कि ससुराल बड़ा ही दूर यानी कि शहर में था। अब सलोनी अपने ससुराल ब्याह कर दिल्ली आती है, लेकिन सलोनी के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। वो तो अभी भी हर जगह उछलती कूदती रहती थी, लेकिन ये बात सलोनी के ससुराल में किसी को पसंद नहीं थी। एक दिन सलोनी छत पर अपनी जेठानी के बच्चे मोनू के संग पतंग उड़ा रही है और नीचे सास सलोनी को ढूंढ रही है। अरे रजनी, सलोनी कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? कितनी देर से उसे ढूंढ रही हूँ। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत देर से दिखी नहीं है सलोनी, पता नहीं कहाँ है। अरे शाम के खाने का समय हो रहा है, लेकिन इसे कोई फिक्र ही नहीं रहती। अरे इसकी भी तो कोई जिम्मेदारी है इस घर में। तभी छत से
बहुत तेज मोनू और सलोनी की चिल्लाने की आवाज आती है। कट गई चाची, कट गई। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं कटी मोनू बेटा, ऐसे थोड़ी ना। ये आवाज कहाँ से आई रजनी? वही मैं सोच रही हूँ मम्मी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज छत से आई है। सल्ला जी और रजनी दोनों भागकर छत पर जाते हैं तो देखते हैं उनकी छोटी बहू सलोनी छत पर पतंग उड़ा रही है और साथ में मोनू ने भी चरखी के साथ पूरी कमान संभाल रखी है। सलोनी, ये क्या है? तुम्हारी शादी को अभी जुम्मा 15 दिन नहीं हुए और तुम यहाँ पतंग उड़ा रही हो? अरे अपनी जेठानी से कुछ सीखो, उसकी शादी को पूरे 10 साल होने को आए लेकिन अभी तक ठीक से जुबान तक खोलनी नहीं आती इसे। तो मम्मी जी आप क्या चाहती हैं कि मैं भी? चलो नीचे चलो सलोनी, अभी कहीं पड़ोसी ने देख लिया तो नाक काटना तो बड़े दूर की बात है, हमारा क्या हाल होगा पता नहीं। हाँ, तुम अभी इन लोगों को जानती नहीं हो सलोनी। चलो आओ नीचे चलो, फटाफट से शाम के खाने की तैयारी करो, बड़ी देर हो रही है। अरे आप लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं? इतना कौन डरता है अपने पड़ोसियों से भाभी? बहू मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, जो भी बात करनी है नीचे चलकर कर लेना। चल। नीचे आकर सलोनी और रजनी रसोई में खाना बनाने लगती है और पड़ोसियों वाली बात आई गई हो जाती है। सलोनी अपने ससुराल में बैठी हुई है, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे हैं। तभी एक चूहा निकल कर आता है। सभी लोग चूहा देखकर वहाँ से उठकर खड़े होते हैं और डरने लगते हैं। अरे आप इतना डर क्यों रहे? सिर्फ चूहा ही तो है। सलोनी वो सिर्फ चूहा नहीं भाई, चूहा है चूहा। रुको मैं भी भगाती हूँ उसको। अरे तुम कैसे भगाओगे सलोनी बहू? तुम बस शांति से ऊपर सोफे पर बैठ जाओ, उसे जहाँ जाना होगा चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा पापा जी? ऐसे वो घर में कितनी बर्बादी कर देगा। कहीं किसी के अलमारी में घुस गया तो सोचो क्या ही हाल होगा। बात तो तुम्हारी सही है बहू, लेकिन अब हम करें तो क्या करें ये बताओ। आप सब ऐसे ही बैठे रहो, रुको मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। सलोनी झाड़ू लेकर आती है और चूहे को इधर से उधर से इधर इतना दौड़ाती है कि उसे दिन में चांद तारे नजर आने लगते हैं। और फिर चूहा भाग जाता है और उसके साथ साथ घर के बाकी चूहे भी भाग जाते हैं, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, तूने तो कमाल ही कर दिया। एक चूहे के साथ साथ पूरे घर के चूहे भगा दिए। वाह भाई, तुझे तो राष्ट्रपति से अवार्ड दिलवाना चाहिए। सच में दादी, लव यू दादी। चलो किसी ने तो मेरी तारीफ की। चलो ये तारीफ वाली क्लास पूरी हो गई हो तो अब रसोई में चलो, बर्तन रखे हुए उन्हें साफ कर लो। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर सलोनी आगे बढ़ रही थी कि घर की लाइट चली जाती है। लो जी, आज फिर ये लाइट चली गई, अब क्या होगा? होगा क्या? होगा तो वही ना जो अभी तक इतने सालों से इस घर में होता है। अब बैठो पूरी रात गर्मी में। ये सुनकर सलोनी को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो चुप रहती है क्योंकि अभी अगर कुछ पूछा तो फिर से उसकी सास की डांट न खाने को मिल जाए। अब पूरे घर में मोमबत्तियां जलाकर घर का काम हो रहा है और सब डरे हुए से हैं। चलो अब सब लोग छत पर चलो। शुभम सारे बिस्तर ले चलो। मम्मी जी और क्या क्या छत पर ले जाना है? मुझे अभी एक ही बार में बता दो ना, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं कर सकती हूँ। अब 2-4 चक्कर तो ऊपर नीचे के लगेंगे ही ना। सलोनी घर के बाहर झांक कर देखती है, बाकी सबके घरों में लाइट चमक रही है। मम्मी जी सिर्फ अपनी लाइट नहीं है, बाकी के सभी घरों में तो लाइट है। अरे भाई सुमित, तुमने अभी तक बहू को इस बारे में बताया नहीं है? बहू को कहे कि जरा शांत रहे, हम घर में फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। सलोनी बहू थोड़ा शांत रहना सीखो और लाइट के बारे में थोड़ा धीरे धीरे बोलो। जैसे ही घर के सब लोग ऊपर जाते हैं वैसे ही सलोनी अपनी जेठानी से पूछती है, भाभी आखिर ये क्या चक्कर है? सब लोग लाइट के बारे में बात करने से क्यों डर रहे हैं? ऐसी भी क्या बात है? अरे धीरे बोलो ना, अभी लाइट नहीं है तो आवाज गूंज रही है और कहीं बगल वाले घर में चली गई तो फिर समझो कांड हो गया कांड। मतलब भाभी ऐसा क्या है? हम बगल वालों से इतना डर क्यों रहे? अरे वो दबंग टाइप के लोग हैं, उनके घर में सब मर्द हैं। अरे उनके घर में सब मर्द है तो क्या हमारे घर में ना मर्द है? आपके कहने का क्या मतलब है कि उन लोगों ने हमारी लाइट काट दी है? हाँ सलोनी, वो आए दिन लाइट काट देते, कभी पानी तो कभी हमारी छत पर कचरा फेंक देते हैं। उनसे हमारी सालों पुरानी दुश्मनी है। अरे दुश्मनी है तो उसे निभाओ ना, आप लोग शांत क्यों? मम्मी जी, पापा जी, तुम्हारे जेठ जी और तुम्हारे पतिदेव सब शांति प्रिय है। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। हाँ सही बात है सलोनी, कुछ देखो यार। सलोनी को ये सलाह देकर रजनी मन ही मन बड़ा खुश हो रही थी, क्योंकि रजनी जानती थी कि सलोनी कुछ भी करेगी तब भी दोनों तरफ से वही फंसेगी, चाहे पड़ोसियों से बात हो या फिर सास ससुर से। पूरी रात
सब जैसे तैसे करवट बदल कर काटते हैं और सुबह ही ससुर जी जाकर लाइट ठीक कराने के लिए इलेक्ट्रिशियन बुलाते हैं और फिर घर में सबको सुकून की सांस आती है। शुभम जी, ये पड़ोसियों का क्या चक्कर है? मुझे कल भाभी ने थोड़ा कुछ बताया लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे सलोनी, तुम इन सब के चक्करों में ना पड़ो। बस ये समझ लो कि हमारे पड़ोसी बहुत ही घटिया किस्म के इंसान है, हमें इन लोगों से दूर रहना। अच्छा जी, ठीक है। अभी बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन बीते थे कि शुभम बाथरूम में नहा रहा है और अचानक से पानी आना बंद हो जाता है। अरे ये पानी आना क्यों बंद हो गया? टंकी खाली हो गई क्या? नहीं जी, टंकी तो मैंने सुबह खुद ही पूरी भरी है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तभी सलोनी देखती है कि उसके सास ससुर इशारों में कुछ बात कर रहे हैं। वो समझ जाती है। आप लोग इतना क्यों डरते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। रुको, आज मैं आर्या पार कर देती हूँ। नहीं बहू, तो नहीं जानती उन लोगों को, वो अच्छे लोग नहीं है। हाँ बहू, तुम जानती नहीं हो उनको। आज तक हम उनसे कभी जीत नहीं पाए, इसलिए अब पिछले 35 सालों से हमने उनसे लड़ना ही बंद कर दिया। जो अभी तक नहीं हुआ वो आज होगा। सलोनी बड़ा सा डंडा लेकर उनके घर के अंदर घुसती है। अरे कौन है जिसमें इतना दम है जो हमारे घर की बिजली पानी काट रहा है? निकला मार, जरा हम भी तो देखें। सलोनी को ऐसे देखकर पड़ोसियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? हम चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर हमारा लाइट पानी आज से बंद हुआ ना तो तुम सारे के सारे हवालात में देखोगे, समझे कि नहीं? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमें चुनौती दे रही हो? अरे चुनौती अभी दी नहीं है, जिस दिन दे दी ना उस दिन तुम्हारा पूरा खानदान भागते हुए घूमेगा। हमारी माँ दरोगा है यहाँ थाने में। अच्छा ठीक है, जाओ, अब से ऐसा नहीं होगा। सलोनी अपने घर वापस आती है। बहू तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो है ना बहू? आपको कैसे लग रहा है हम दिखने में? नहीं, हम सबको तुम्हारी बड़ी टेंशन हो रही थी। अरे इतनी टेंशन थी फिर भी बाहर तो निकल कर आए नहीं? अरे वो हम सबको उनसे डर। आज से वो डरेंगे हमसे और हमारे नाम से भी। ये सुनकर सबके चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया। ससुर जी, आप सब जाने किस लिए कितने सालों से डर रहे थे? तुम्हारा बहुत धन्यवाद बेटा, आज से तुम इस घर की बहू नहीं बेटा हो बेटा। अरे ओ मैडम, मैं आ गई लिए। आज थोड़ी देर हो गई मेरे को, वो क्या है ना, रास्ते में चाय पीने का मन हो गया, फिर मेरे साथ मेरा मर्द भी था तो दोनों साथ में थोड़ा चाय पीने लगे थे। अच्छा, अब पहले झाड़ू लगा दे, आज जल्दी जल्दी काम कर, मुझे बाहर जाना है। अरे मैडम, जल्दी जल्दी कर का क्या मतलब है? मैं कोई रोबोट है क्या? काम तो अपना टाइम लेकर रिच करेगी। अब जाने का था तो कल बता देती, मैं आराम से अच्छे से काम करेगी। जल्दी जल्दी मैंने काम इधर उधर हो जाएगा, फिर आप लोग मेरे को 4 बात बोलेगा। अरे शांति, जब मुझे जाना होगा तभी बोलूंगी ना। चल ज्यादा बकबक ना कर, फटाफट हाथ चला, चल। अरे मैडम, मेरे साथ ना ज्यादा मच नहीं करने का। मैं आपके यहाँ काम करती है तब मेरे को आप पैसा देता है, इज्जत से रहने का, इज्जत देने का। मैं रोज जैसे काम करती हूँ वही चीज करेगी, वरना अपना काम खुद कर लो। हाँ। सुजाता अब कुछ नहीं बोल पाई, चुपचाप अपने कमरों में चली गई। शांति ने कान में हेडफोन डाला और गाना सुनते सुनते अपना काम करने लगी। तभी हॉल में बैठे राजेश ने शांति को आवाज दी। अरे शांति, जरा एक गिलास पानी तो दे दे। शांति सुन रही है? हाँ बाबा, मेरे को सब सुनाई देता है, काई को देगी पानी? मेरे ऊपर ऐसा ऑर्डर नहीं चलाने का। मैं आपके यहाँ काम करती है, कोई पानी वाली मशीन नहीं है, मैं खुद उठ के ले लो। अरे एक गिलास पानी ही तो मांगा था, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? पानी दे दोगे तो तुम्हारे हाथ घस नहीं जाएंगे? हाँ तो पानी पिलाना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। मैं बर्तन झाड़ू पोछा सब करती है, सब बीच बीच में एक्स्ट्रा काम कराएगा, फिर बाकी काम कब करेगी मैं? और थोड़ा इज्जत से बोलते ना तो फिर भी सोचती मैं। अरे भाई गुस्सा क्यों होती हो शांति? अच्छा एक गिलास पानी पिला दो प्लीज। हाँ, ऐसे इज्जत देकर बोलने का, प्लीज लगाकर। अब देती है ना पानी। हाँ। शांति ने राजेश को पानी का ग्लास लाकर दिया। तभी सुजाता ने फिर से शांति से कहा, अच्छा चल अब बहस बंद कर और काम कर, वरना तेरा टाइम चला जाएगा। फिर बोलेगी मेरे को घर जाने का है, मेरा मर्द आ जाएगा। अरे शांति, जरा शांति से काम किया कर। तो टाइम तो मेरा ही जाता है, मेहनत मेरी लगती है, फिर भी अच्छे से काम करती है ना। मेरे साथ ना इज्जत से रहने का। शांति हमेशा शांति रखती है, और शांति तो शांति को आप लोग देते हो। अब जाकर बैठो और काम करने दो ना, नहीं तो चली जाएगी मैं यहाँ से। हाँ। शांति की बात सुनकर सुजाता चुपचाप बैठ गई और शांति गाना सुनते हुए फिर से काम में लग गई।
शांति का तो भाई यही फंडा था, काम करूंगी पर अपनी शर्तों पर। हाँ, और ये घर वाले भी कुछ कम नहीं थे, इन्हें भी शांति के हर काम में अपनी टांग अड़ानी ही होती थी। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये घर वाले और शांति के नखरे क्या क्या रंग दिखाते हैं। शांति अपना काम करके चली गई। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे। सुजाता सबको गर्मा गर्म पराठे परोस रही थी, तभी शांति आई। देखो मैडम, आज मैं बिल्कुल टाइम पे आई लिए। आप लोग सब नाश्ता कर रहे हो तो मेरे को भी एक कप चाय पिला दो, फिर मैं भी काम कर लेगी। हाँ शांति, आजा, ले तू एक कप गर्मा गर्म चाय पी ले। सावित्री ने शांति को चाय दी। चाय लेकर शांति ने कहा, एक बात बोलूं मैडम, आप लोगों को ना इंसान की इज्जत करनी नहीं आती। बात कड़वी है पर ये सच है। शांति तू ऐसे क्यों बोल रही है? तूने आते ही चाय पीने को कहा, हमने भी तुझे चाय दी, यहाँ बिठाकर चाय पिला रहे, अब क्या तेरी आरती भी उतारे तभी तेरी इज्जत होगी क्या? एक तो मैडम मेरे से ऐसे टोन में बात नहीं करने का। मैं चाय मांगी तो बस चाय देगी क्या? आप लोग क्या कर ले नाश्ता। मेरे को भी एक पराठा पूछ लिया होता तो कम पड़ जाता क्या? मैं तो अपने घर में इससे कभी नहीं करती। शांति तुझे खाना है तो बोलना चाहिए ना। ले तो भी नाश्ता कर ले, आजा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाद में काम कर लेना अच्छे से। नहीं, अब इतनी बात होने के बाद मेरे को नहीं खाना आपके घर का पराठा। आपको क्या लगता है मेरे घर में किसी चीज की कमी है क्या? मेरा मर्द मेरे को रोज पिज्जा खिलाता है। आप रखो अपना पराठा अपने पास। अरे शांति, जाने देना, तू क्यों इतना तुनक जाती है? चाय पी ले आराम से, फिर काम कर ले। और आप दोनों भी प्लीज शांति से नाश्ता कर लो। ठीक है, अब आप बोलते हैं तो नाश्ता कर लेती है। राजेश के कहने पर सबने चुपचाप नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके राजेश ऑफिस चला गया और शांति किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। तभी सावित्री किचन में आई और उसे देखकर सावित्री ने कहा, अरे शांति, ये थाली जरा अच्छे से धोना, किनारे पर थोड़ा छूट लगा है, और ये कढ़ाई भी ना रगड़ कर चमका देना, देख कैसे काली पड़ गई है। बर्तन जरा अच्छे से साफ किया कर। ओ मैडम, बस, अब और नहीं होगा मेरे से। एक तो गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है, ऊपर से आप लोगों की ये रोज रोज का चिक कढ़ाई को जलाते हो। आप लोगों इल्जाम मेरे को देते हो। मेरे को लगता है आप लोग समझते कि मैं यहाँ फ्री में काम करती है। हाँ, अरे तुझे कोई ताने नहीं मार रहा है, ना ही इल्जाम लगा रहे हैं, बस कह रही थी अच्छे से धो देना, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? अरे बाबा, मैं काम अच्छे से करती है, अपना घर समझ कर करती है, लेकिन आपको लगता है मैं बर्तन में जूठा छोड़ देती है तो गुस्सा तो आएगा ही ना मेरे को। इतना प्रॉब्लम है मेरे बर्तन साफ करने से तो आप ही कर लो। आज का बर्तन आप ही धोएगी। शांति का मूड ही खराब कर दिया। अरे इतना भी क्या नखरा शांति, बोलते हैं ना अच्छे से धो दे, कर दे, चल अब चुपचाप। अरे मेरा घर है, इतना तो बोल ही सकती हूँ कि नहीं? नहीं मैडम, अब नहीं होगा। शांति का काम इज्जत से होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपको लगता है मैं अच्छा नहीं धोती तो लो, सिंक और साबुन दोनों आपके, आज आप पिच कर लो। और बर्तन ना अच्छे से चमकाना। शांति अब बाकी काम करेगी, बर्तन आप लोगों की जिम्मे। ये कहकर शांति ने अपने हाथ धोए, एप्रन उतारा और झाड़ू लेकर हॉल में लग गई। सावित्री का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उससे घर की चाबी छीन ली हो। तभी सुजाता किचन में आई। उसने सिंक में बर्तनों का ढेर देखा तो शांति से कहा, अरे शांति, बर्तन तो आधे पड़े हैं और तू दूसरे काम में लग गई, पहले ये तो खत्म कर ले, फिर झाड़ू लगा लेना। अब पड़े तो पड़े रहने दो, मेरे बिना भी बर्तन हो जाएगा। जब आपका मन करे कर लेना, आज मैं बर्तन नहीं धोएगी। मेरे को सावित्री मैडम बोलती है मैं अच्छा बर्तन साफ नहीं करती। मेरा तो मन ही खराब हो गया। अब आज मैं बर्तन करेगी नहीं। शांति अब झाड़ू मार रही है और काम का टाइम खत्म होते ही घर चली जाएगी। हाँ, शांति ने अब अपना काम खत्म किया, लेकिन बर्तन सच में नहीं धोए। अच्छा सुजाता मैडम, काम हो गया है, मैं चलती है। बर्तन अच्छे से साफ करना, तभी आपको शांति की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। शाम को आएगी मैं, अभी मेरे घर में एसी लगाने वाला आएगा, मेरे को भी जरा जल्दी है। ये कहकर शांति मटकते हुए चली गई। तब सुजाता ने सावित्री से कहा, मम्मी जी, अब तो हमें ही धोने पड़ेंगे बर्तन, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। क्या मतलब? मैं क्यों धोने लगी बर्तन? तू घर की बहू है, घर की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू कर साफ बर्तन। मम्मी जी, शांति तो अच्छे खासे बर्तन धो रही थी ना, उसे आपने ही चिढ़ा दिया। अब आपका किया धरा है तो आप भी मेरे साथ भुगतेंगी। इतने सारे बर्तन मुझे अकेली से नहीं धोए जाएंगे मम्मी जी। हाय राम, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अब मुझ बुढ़िया को बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। ऐसे हाई हाई करने से कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप धो लीजिए। चलिए अब किचन में,
और फिक्र मत करिए, बर्तन होने के बाद मैं आपको गर्मा गर्म अदरक वाली चाय भी पिला दूंगी। और फिर दोनों सास बहू ने मिलकर बर्तन धोने शुरू किए। इतने सारे बर्तनों को साफ करते करते दोनों के हाथ सुन्न हो गए थे। दोनों बर्तन मांझ कर थकी हारी जाकर हॉल में लगे सोफे पर बैठ गई। अरे राम, ये शांति तो सच में हमारे प्राण निकाल देगी एक दिन। मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा है। हाँ मम्मी जी, वो एक बार किसी काम को ना कह देती है ना तो मजाल है फिर उसे कर दे। बड़ी नखरे वाली है हमारी नौकरानी। अरे नौकरानी मत बोल, सुन लेगी तो और चिढ़ जाएगी और फिर पूरे घर का काम हमें अपने हाथों से करना पड़ेगा। कहती है इज्जत से शांति बोलने का, नौकरानी नहीं। हाँ मम्मी जी सही है, सॉरी, मैं आगे से बिल्कुल नहीं बोलूंगी। अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गई, आज निधि आ रही है तो उसके लिए कुछ बना लेना शाम को। अचानक निधि दीदी आ रही है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है। वो कल संडे है तो शीनू की स्कूल की छुट्टी है, तो मैंने ही कहा था यहाँ आने के लिए। आज आएगी और कल शाम को चली जाएगी। अच्छा मम्मी जी, ठीक है, मैं आलू टिक्की और समोसे बना लूंगी। अभी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, आज तो बहुत थकान हो गई भाई। हाँ बहू जा, तू भी आराम कर ले, मैं भी आराम कर लेती हूँ। हाय मेरे कमर। थकी हारी सुजाता और सावित्री अपने अपने कमरे में आराम करने चली। शाम को सुजाता ने नाश्ता बनाया तभी शांति आई। आ गई शांति, ये ले चाय और समोसे खा ले। और हाँ, खाकर ना थोड़े बर्तन भी मांज देना। अब कितना गुस्सा करेगी, छोड़ देना, जाने दे। अच्छा, मैं सोची कि बर्तन का चाय पीकर, अभी पहले चाय पीते पीते मेरा फेवरेट सीरियल देखेगी। अब आराम से शांति सोफे पर बैठकर चाय समोसे खाते हुए टीवी में अपना फेवरेट सीरियल देखने लगी। तभी निधि शीनू को लेकर घर आई। उसने शांति को ऐसे देखा तो सावित्री से कहा, अरे मम्मी, ये क्या? आपकी नौकरानी सोफे पर पसर कर टीवी देख रही है और चाय समोसा खा रही है, काम कौन करेगा? ओ मैडम, पहले तो एक बात क्लियर कर देती है, मेरे को नौकरानी नहीं बोलने का। मैं यहाँ इज्जत से काम करती है, काम वाली है। और अभी मैं चाय ब्रेक पर है, काम करने के टाइम पर काम करेगी। चाय ब्रेक? यहाँ घर में बर्तन का ढेर लगा है, किचन ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने बम फोड़ा है, तो ब्रेक मारी है। अरे निधि दीदी धीरे बोलो, आप अभी अभी आई हो ना, बैठो हमसे बातें करो। क्यों उलझ रही हो इस शांति से? शांति का मूड बिगड़ गया ना तो फिर काम नहीं करेगी। हाँ बेटा रहने दे, तू अभी कुछ मत बोल। नहीं निधि भाभी, मैं ये सब नहीं देख सकती। वाह, मतलब इसका सीरियल ज्यादा जरूरी है घर के काम से। हाँ, मेरे लिए जरूरी है। आप लोग रोज सीरियल देखता है ना, मैं दिन में 1 घंटा भी नहीं देख सकती क्या? तू यहाँ काम करने आती है या आराम करने? ये कैसे फैल कर बैठी है? अरे मैं आराम से काम करती है, आपको प्रॉब्लम है क्या? और वैसे भी मैंने सुजाता मैडम को बोला था चाय पीकर सोचे कि बर्तन करने का कि नहीं करने का है। अरे निधि दीदी चुप हो जाइए प्लीज। अरे ये कोई सोचने की बात है, काम है तो करना ही पड़ेगा ना। अरे कई को करना पड़ेगा, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मैं अपनी मर्जी से काम करती है और जिस दिन मूड नहीं होता है उस दिन काम नहीं करती। किसी की गुलाम नहीं है मैं। अच्छा, और पैसे तो पूरे लेती होगी है ना? तो पैसे मेहनत के मिलते, मेहनत में खूब करती है, लेकिन मूड खराब हो जाएगा फिर कुछ नहीं होता मेरे से। हाँ, इतना सुनते ही निधि की त्योरियां चढ़ गई। वो कुछ कहने वाली थी कि शांति ने समोसे की आखिरी बाइट मुंह में डाली, प्लेट उठाई और बोली, अच्छा मैडम लोग, अब मैं चलती है, अब काम कल आकर करेगी। इतना मच से मेरा तो सर ही दुखने लगे। मतलब तू बिना बर्तन धोए जा रही है? जा रही। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया आपने निधि मैडम, और खराब मूड में अब उनसे काम नहीं होता। अब कल आकर काम करेगी। ये कहकर शांति अपना बैग का पट्टा कंधे पर डालते हुए मटक मटक कर बाहर निकल गई। शांति के जाने से सुजाता के ऊपर सारा काम आ गया। उसे ढेर सारे झूठे बर्तन दिख रहे थे। उसने बर्तन धोते हुए गुस्से में कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था मत उलझिए उससे। अब देखो, उसको तो आपने भगा दिया। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा दीदी, पर काम तो अब सारा मुझे करना पड़ेगा ना। अरे पर भाभी, मैं सच बोल रही थी। हाँ सच बोल रही थी, लेकिन आपके सच के चक्कर में वो तो चली गई ना। अब सारे बर्तन आप तो धोएंगी नहीं, मुझे ही धोना पड़ेगा। सुजाता की बातें सुनकर सावित्री चुपचाप वहां से खिसक गई ताकि बर्तन के काम में ना फंस जाए, और सुजाता बड़बड़ाते हुए सिंक में बर्तनों का पहाड़ धोने लगी। अगले दिन सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी सावित्री ने कहा, राजेश बेटा, कल शांति ने क्या नखरे किए है, पूछ मत। सुबह सुबह बर्तन मांज रही थी, बस क्या बोल दिया मैंने कि थाली अच्छे से धो, ठीक से बर्तन साफ कर, तो आग बुबला हो गई और बर्तन मांजने से मना कर दिया। फिर कल सारे बर्तन मैंने और सुजाता ने मिलकर साफ किए।
हाँ, और फिर मम्मी जी याद है ना, निधि दीदी के आने के बाद तो एकदम तूफान मचा दिया, बिना काम किए चाय समोसा खाकर मटकते हुए चली गई। हाँ, ऊपर से तेरी बहन को सुना कर गई, इज्जत से शांति बोलने का नौकरानी ने। अरे ये भी कोई बात हुई, हर बात पर भड़क जाती है। अरे अभी कुछ दिन पहले वो झाड़ू निकाल रही थी तो मैंने कह दिया कोने से अच्छी तरह से ले लेना, हाँ कचरा। बस आओ देखा न था, उसने झाड़ू सफाई करना छोड़ दिया उस दिन, और फिर उसने दूसरे दिन ही झाड़ू को हाथ लगाया। बस बस, अब मेरी भी सुन लो। आपको पता है शांति में एक प्रॉब्लम है, वो किसी की कोई बात नहीं सुनती, पर अपने मन से वो काम ठीक ही करती है। पर आप लोगों को ना जबरदस्ती उसे पिन करने की आदत है, और वो भी गंदी वाली। पिन करने की? अरे मतलब बीच बीच में टोकना, टांग अड़ाना। अरे जब वो काम कर रही है तब क्यों बोलना, ये कर वो कर, झूठ रह गया करके दो, कोने से साफ कर। और निधि दीदी आपको भी समझना चाहिए, अगर वो थोड़ी देर टीवी देख रही थी तो क्या घट जाएगा। अरे आजकल काम वालियों को भी थोड़ा मना कर रखना पड़ता है, आजकल काम वाली जल्दी मिलती कहाँ है। अरे बेटा, हम तो बस अपने घर के सारे काम के बारे में उसे समझाते हैं, पर उसे उसमें भी बुरा लग जाता है। अब ये तो हमारी आदत है, क्या करें। नहीं मम्मी, आदत है तो आदत बदल लीजिए, या तो उसके काम के बीच में टोका टोकी बंद कर दीजिए, और नहीं तो खुद से काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपकी और सुजाता की ये टोका टोकी की आदत की वजह से शांति एक दिन काम छोड़कर चली जाएगी। फिर बोलना मत शांति नहीं आ रही है, काम कैसे होगा। भैया मुझे क्या है, अब मैं आऊंगी तो कभी कुछ बोलूंगी नहीं। हाय राम, अगर शांति ने काम छोड़ दिया मैं तो गई, इतने बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, अरे मेरे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। मम्मी जी मेरे भी, कल तो बस आधे बर्तन धोकर ही मेरा कमर दर्द शुरू हो गया था। नहीं नहीं, अब हम नहीं टोकेंगे, बस वो काम करती रहे, हम उसे बड़ी इज्जत से रखेंगे। देख लो साफ बोल रहा हूँ, शांति खुश तो घर में चैन शांति, शांति नाराज तो घर में अशांति। अब आप सोच लो, मैं चला ऑफिस। ये कहकर राजेश ऑफिस चला गया। तभी शांति काम करने आई। अरे आ गई शांति, आजा आजा, पहले बैठ जा, ये ले चाय और गर्मा गर्म पराठा खा ले, फिर काम करना। हाँ, ओहो, आज बड़े इज्जत से पेश आ रहे ले आप लोग, क्या बात है, अचानक आपका सुर का इससे चेंज हो गए ले। अरे कुछ नहीं बेटा, बस सोचा तू इतनी मेहनत करती है, पहले पेट भर ले फिर आराम से काम करना। ले इधर पंखे के नीचे बैठ जा, आजा, नाश्ता करते करते थोड़ी ठंडी हवा भी खा ले बेटा। ओहो, मेरे को बेटा बोला अपनी, इतनी मिठास तो हजमिच नहीं हो रही लिए, मैं सपना देख रही लिए क्या देवा। अरे नहीं शांति, सब सच है, पहले नाश्ता कर ले आराम से, फिर काम कर लेना। शांति को सब कुछ बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। उसने नाश्ता किया, फिर घर का सारा काम किया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना टोका टोकी न ताने। तभी निधि ने शांति से कहा, सारा काम हो गया ना शांति, ये ले कुछ पैसे रख ले, जाते वक्त अपने घर मिठाई ले जाना। हाँ अब तो शांति सचमुच परेशान हो गई। उसने कहा, ओ मैडम, मैं यहाँ काम करती है, इसके बदले पैसे लेती है, ये एक्स्ट्रा सिंपैथी अपन को नहीं चाहिए, ये सब किसी और को दिखाना। मैं क्या छोटी बच्ची है जो बहला रह ले, वो इज्जत के पैसे रखती है, मैं ऐसे मेरे को दया वया नहीं दिखाने का। अरे शांति, ये सिंपैथी नहीं है, बस ऐसे ही तेरे लिए मिठाई के पैसे हैं। हाँ, ये पैसे मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन अब आप दे रहे ले हो तो मैं अपने बहन को दे देगी, उसके बच्चे को ना चॉकलेट बहुत पसंद है। मेरा मर्द तो मेरे लिए रोज मिठाई केक चॉकलेट सब लाता है, मेरे को क्या जरूरत है आगे से ऐसा एक्स्ट्रा पैसे दिखाने का नहीं अपन को। इतना बोलकर शांति ने पैसे ले लिए और अपनी पल्लू में बांध लिए। अच्छा मैडम लोग, मैं चलती है, कल मिलेगी, याद रखना शांति को इज्जत से रखने का, और एक्स्ट्रा चाशनी की माफी ये सब नहीं चलेगा। मैं काम करती है, पैसे कमाती है, मैं काम वाली है, नौकरानी नहीं समझने का। ऐसा कहकर शांति गुनगुनाते हुए बाहर चली गई, और सावित्री, सुजाता और निधि उसको जाते हुए देख रहे थे। फिर कहा, ये कैसे काम वाली है भाई, इज्जत भी चाहिए, पैसे भी रख लिए और सुनाकर भी चली गई। मम्मी भाभी, आपकी काम वाली तो कमाल ही कमाल है। मम्मी जी, यही तो इसकी खासियत है, ये शांति है, इससे कुछ भी कहना मतलब घर में अशांति बुलाना। ऐसा कहकर तीनों हंस पड़े। अब शांति जब भी काम करने आती कोई उसे कुछ नहीं कहता, उसे जैसे ठीक लगता काम करती और चली जाती। पर क्यों मम्मा, मैं क्यों नहीं जा सकती, पिछली बार दी भी तो गई थी, देन व्हाई नॉट मी। 5,000 रुपए पिकनिक के, मजाक है क्या बेटा, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते, और पिकनिक पर कहाँ लेकर जा रहे बोलो, शहर से 20 किलोमीटर दूर,
ये क्या बात हुई मम्मा? दी को तो गेम जोन में ले जाया गया था, फिर भी वो गई थी। उनका लंच भी आपने पैक किया था, भूल गई क्या? सिमरन और पारो की आवाज लगातार कमरे से आती सुनकर मृदुल कमरे में आता है। सुबह सुबह क्या हो जाता है तुम्हें पारो? मैं भाई साहब के साथ बैठा हुआ था, इतनी जोर की आवाज आ रही थी, मुझे कमरे में आना पड़ा। इस घर में कोई काम की बात कर सकता है कि नहीं? आपकी बेटी पिकनिक पर जाना चाहती है और उसके लिए मुझसे पूरे 5,000 रुपए मांग रही है। 5,000? पिकनिक कब है बेटा? इसी संडे को पापा, आप ही बताओ। सारे बच्चे पिकनिक पर जाएंगे और मैं घर पर बैठी रहूंगी, अच्छा लगेगा क्या? वापस लौटकर सभी मुझे पिकनिक की कहानियां सुनाएंगे और मुझे जलाएंगे। देख बेटा, ऐसे भी पिकनिक पर ले जाकर वो लोग तुझे बोर ही करेंगे, और 20 किलोमीटर दूर जाकर पूरी सब्जी और एक टॉफी खाकर लौटने से अच्छा है मैं तुझे रविवार को पिक्चर देखने लेकर जाऊंगा। मृदुल पारो को इशारा करके सिमरन को गले लगा लेता है और वो खर्चा जो 5,000 का था 800 रुपए में निपट जाता है। मृदुल घर का छोटा बेटा था और अपने बड़े भाई सुभाष और उसके परिवार के साथ रहता था। यूं तो घर का बंटवारा नहीं हुआ था, पर सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा सुभाष ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसके बच्चे बड़े थे और वो घर का बड़ा था। अरे और कितना वक्त लगेगा? दुकान निकलना है मुझे। घर में बैठे बैठे पैसे आ रहे तो काम नहीं हो रहा किसी से। अनु के मिड सेम के एग्जाम से पारो, मैं तो उसके बाद पैक के लिए जा रही हूँ। अपने जीजी को अच्छे से नाश्ता बनाकर दे देना, और हाँ, अनु का टिफिन और गौतम का टिफिन भी पैक कर देना। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए भाभी, बच्चों के लिए तो मैं हूँ। आप जाकर अनु के एग्जाम की तैयारी करवाइए। गीतांजलि जाकर अपनी बेटी अनु के पैक किए हुए बैग को ही 2-3 बार फिर से चेक करने लगती है। और यहाँ पारो पर भी सभी के नाश्ते के साथ 4 बच्चों के टिफिन बनाने का भी प्रेशर था। फटाफट से नाश्ता तैयार कर पारो टेबल पर लगाती है। फिर से आलू परवल की सब्जी? मम्मी, आपको पता है मुझे परवल पसंद नहीं है। पर बेटा, ताऊ जी को तो पसंद है ना, ताऊ जी के लिए बनाई है मैंने। अब हर एक के लिए अलग अलग खाना बनाना जॉइंट फैमिली के परिवार में पॉसिबल नहीं है बेटा। अब जल्दी से गुड बॉय की तरह नाश्ता करो और टिफिन लेकर स्कूल के लिए निकलो, चलो। चारों बच्चे नाश्ता कर रेडी हो जाते हैं। पारो चारों को टिफिन पकड़ाती है। ये क्या मम्मी, फिर से आलू के पराठे? मुझे नहीं खाने। ये पकड़ो टिफिन आप। अरे मेरा बेटा नाराज क्यों होता है? ये पकड़ 100 रुपए, कैंटीन में से कुछ खा लेना बस। ये अच्छा है माँ, भैया के लिए 100 रुपए और मेरे लिए कुछ नहीं। अरे ले, तू भी पकड़ 100 रुपए, अब तो ठीक है। अपनी ताई को बच्चों को पैसे देते देख सिमरन और करण उनका मुंह देखने लगते हैं। अपने पर्स से 10-10 रुपए निकालकर गीतांजलि उनके हाथ में रख देती है। सिर्फ 10 रुपए? 10 रुपए में क्या आता है ताई जी? ऐसा नहीं बोलते बेटा। पर भैया और दीदी को तो 100 रुपए मिले मम्मा। क्योंकि वो बड़े हैं ना। चलो अब जाओ, जल्दी से बैग उठाओ और स्कूल के लिए निकलो। इसी तरह दिन बीतते गए और इसी भेदभाव के साथ गीतांजलि और पारो के बच्चे बड़े हो रहे थे। भैया आप आइए। अपने बड़े भाई को देखते ही मृदुल गल्ला छोड़ देता है और अपने बड़े भाई को कुर्सी देकर वहां बिठा देता है। हिसाब की कॉपी और एक पेन देना मुझे। मृदुल कॉपी और पेन लेकर अपने भाई के हाथ में पकड़ाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। अरे भाई, जगह तो छोड़, मेरे सर पर आकर क्यों खड़ा हो गया तू? क्या बात हो गई? बात तो कुछ नहीं हुई भैया, वो मैं कह रहा था कि करण MBA की बात कर रहा है, कुछ 18-20 लाख रुपए लगेंगे। तो लगा दो 18-20 लाख रुपए, फिर मिलेगी 20,000 की नौकरी, जिसके लिए उसे 16 से 18 घंटे काम करना पड़ेगा। प्रेम ने की ना इंजीनियरिंग, क्या फायदा हुआ? 20-25 हजार की नौकरी से घर चलता है क्या? सीजन के वक्त इतने पैसे हमारे स्टाफ सिर्फ कमीशन के उठा लेते हैं। मैंने तो बोल दिया, भाई हो गई तेरी पढ़ाई, हो गई नौकरी, अब वापस घर आ जा। प्रेम लौट ही रहा है, उसके साथ उसका छोटा भाई भी दुकान संभालेगा। कभी भी अपने बच्चे और मेरे बच्चों में फर्क नहीं किया भैया ने। मृदुल बड़ा खुश हो जाता है और इस बारे में घर आकर सभी को बताता है। पापा, पर भैया बाहर पढ़ने गए थे, उन्होंने बाहर की लाइफ देखी, 4 साल पढ़ाई की, 2 साल जॉब किया, उसके बाद जब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए तब वापस आ रहे हैं। और यहाँ करण को 12th के बाद ही बाहर जाना था, पर तब भी ताऊ जी ने मना कर दिया और अब दुकान पर बैठ जाए। ये क्या बात हुई? देख पारो, अगर भैया चाहते तो प्रेम को बुलाकर सीधा दुकान पर बिठा देते और करण का पत्ता ही काट देते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें सब कुछ बराबर में बांटना है। उन्होंने कभी अपने बच्चे और हमारे बच्चों में फर्क किया ही नहीं। पर तुम्हारे बच्चों के दिमाग में ये नेगेटिव बातें कैसे भर गई पता नहीं। शुरुआत से ही जैसा मृदुल कहता था वैसा ही पारो करती थी। इस बार भी अपने बेटे को मनाने के लिए उसके पास चली जाती है। पता नहीं कब तक हमें। ठीक है मम्मी,
लक्ष्य तो कमाना ही है ना, कैसे भी कमाया जाए। मैं दुकान में बैठने को तैयार हूँ। करण और प्रेम साथ ही दुकान जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों की माएं उन्हें दही शक्कर खिलाती है। बस अब मैं तो गंगा नहा गया, अब करण दुकान संभालेगा और मैं आराम करूंगा। दोनों भाई दुकान पहुंचते हैं और गल्ले पर जाकर सीधा प्रेम बैठ जाता है। करण, तू तो दुकान पर आता रहता है, किस कस्टमर को क्या दिखाना है, कौन सा स्टॉक कहाँ है, ये तो तुझे ही बेटर पता होगा। अब हम दोनों काम पर लग जाएंगे तो गल्ले को कौन संभालेंगे, दुकान के स्टाफ क्या। मैं यहाँ कैश काटता हूँ, तो कस्टमर देख। पहले जिस गल्ले पर सुभाष बैठता था, आज उस गल्ले पर उसका बेटा जम गया और ये नेपोटिज्म कुछ इस तरह प्रेम की लाइफ में दस्तक दे चुका था। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। अनु और सिमरन की शादी हो जाती है। अब तो तेरी दोनों बहनें विदा हो गई बेटा, अब जल्दी से तू भी शादी कर ले। कितने दिन से मैंने तेरे लिए लड़की देख कर रखी है। अरे मम्मी, अकाउंट में उस हिसाब से पैसे भी तो होने चाहिए थे। अब है, मेरा मतलब है, अब तुम और चाची भी तो रसोई से फ्री होना चाहती हो तो कर दो मेरी शादी। प्रेम की शादी रुचि से होती है और बहू बनकर रुचि प्रेम के घर आती है। जैसे सास, ससुर और पति थे, वैसे ही रुचि भी निकलती है। अपनी पहली रसोई के लिए रुचि रसोई में जाती है, जहां उसकी मदद करने पारो भी पहुंच जाती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे नहीं बनती खीर। बताओ, दूध फट ही जाता। अभी लाओ, मैं बताती हूँ कैसे करना है। पारो की बातें रुचि से बर्दाश्त नहीं होती और वो तमाते हुए अपने कमरे में चली जाती है। दहेज दिया मैंने, कोई मुफ्त में नहीं आई हूँ यहाँ, जो तुम्हारी चाची मेरे सर पर खड़ी होकर मुझे हिदायतें दे रही है। अरे अरे डार्लिंग, क्या हो गया? अरे मैं गई थी रसोई में पहली रसोई की तैयारी करने, मम्मी जी तो आई नहीं मुझे कुछ समझाने के लिए, पर तुम्हारी चाची जिसे रानी गया मुंह उठाकर आ गई। यहाँ कहीं कोई गोलमाल तो नहीं हो रहा? गोलमाल कैसा? अरे इतनी उंगली वही करता है जिसके पास घर का ज्यादा हिस्सा होता है। कहीं पापा जी ने मेरे पापा को जो बताया था वो झूठ तो नहीं था? अरे नहीं बाबा, इस घर में पापा की ही चलती है। पापा की चलेगी तो बेटे की तो चलनी है। और दुकान पर आकर भी तुम देख सकती हो, गले पर तुम्हारा पति बैठता है। ओ करण तो बस यहाँ वहाँ बाहर जाकर तकादा लेना और कस्टमर को हैंडल करना यही करता है, वही स्टाफ मैनेजर वाले काम। गुड, ऐसा रहना भी चाहिए। 40 लाख रुपए दहेज के ऐसे ही मेरे पापा ने नहीं दिए तुम्हें। पहले रसोई में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा ये गीतांजलि तय करती थी और अब इसकी कमान रुचि के हाथ में आ गई थी। एक रोज जब पारो रसोई में हलवा बना रही थी, रुचि वहां आती है। हरी चाचा जी, गैस बंद करो, मुझे तो उल्टी हो जाएगी। क्या बना रहे हो आप? किसके लिए? कौन खाता है ये? इस घर में इतना ऑयली और मीठा खाना? अरे बेटा वो क्या है ना, सिमरन का कॉल आया था, दोपहर तक पहुंचती होगी। उसे हलवे का बड़ा शौक है, उसी के लिए बना रही हूँ। अरे तो उसके लिए बाहर से कुछ मीठा मंगवा लेती है आप चाची जी। बेकार में इतना बड़ा घी का डब्बा भी यूज कर लिया आपने, और इसके पीछे अब गैस भी वेस्ट होगी। मेरा मतलब सिमरन दीदी मेरी भी तो कुछ लगती है ना, मैं उनके लिए मीठा मंगवा दूंगी। आप बात चलिए। पर सिमरन के आने के बाद कहाँ कुछ ऐसा होने वाला था। सिमरन का मुंह देखते ही रुचि तो अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। कब समझोगी मम्मी तुम? अनु दीदी की शादी इंजीनियर से कराई गई और मेरी एक बिजनेसमैन से, जिसके सर पर पहले से 30 लाख का कर्जा था। वैसे इसमें गलती ताऊजी की नहीं है, सब कुछ ताऊजी के सर पर छोड़ देंगे पापा तो यही होगा ना। अरे बेटा, पर तेरे दादाजी के बाद गल्ला तो तेरे बड़े पापा ने ही संभाला। अब ऐसे में घर के बड़े तो वही है ना। सभी अब खुद को बड़ा समझने लगेंगे तो घर तो बिखर जाएगा। शाम को भाई और पापा चाय नाश्ते के लिए घर आएंगे ना, तब मैं बात कर लूंगी उनसे। पापा ने मेरे साथ तो गलत होने दिया, पर मैं करण के साथ गलत नहीं होने दूंगी। शाम को थका हारा मृदुल घर आता है। तू भी ना पापा की तरह आंख पर पट्टी बांधकर बैठा है, ये तुझे दिख नहीं रहा है? भैया ने खुद तो शादी कर ली और बच्चा भी प्लान कर रहे हैं, पर तुम्हारी शादी के बारे में इस घर में कोई नहीं सोचता, और कोई तुमसे शादी करेगा भी। ऐसा क्या है तुम्हारा इस घर में? मुझे तो सब दिख रहा है दीदी, पर पापा के आगे मैं क्या बोलूं? ये लो, इसी चीज का डर था मुझे। बचपन से तो हम दोनों के साथ ऐसे ही पार्शियलिटी की गई, और अब हमारे बच्चों को ये सब झेलना पड़ेगा। तुम्हें पता है, ऐसे घर में शादी होकर गई हूं मैं। मेरा पति मेरे बच्चों की तबीयत खराब होने पर सबसे पहले हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है। तब क्या बीतती होगी मुझ पर। अनु दीदी को तो ताई जी ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करवाया था, मैंने तो ऐसी कोई पढ़ाई भी नहीं कर रखी कि मैं जॉब करके अपने बच्चों का पेट भर सकूं। तुम तो प्लीज सब कुछ पेपर में क्लियर रखो, वरना लास्ट में हाथ में कटोरा ही बचेगा। खुद के साथ तो हम फिर भी गलत होता बर्दाश्त कर सकते हैं, पर बच्चों के साथ होता गलत तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। पर नहीं, तुम्हारी तो शादी भी नहीं होने देगी ना भाभी। निक्की तैयार है दीदी, उसे सब कुछ पता है। मैं आपको उससे मिलवाने वाला था।
हे भगवान, किसी लड़की की किस्मत ना फूट जाए तुम्हारे पीछे। तुम तो बोलोगे नहीं, अगर वो भी सीधी निकली तब तो गई भैंस पानी में। सिमरन जाकर निक्की से मिलती है और निक्की और करण की बात सभी के सामने रखती है। अरे पर इतनी हड़बड़ी क्या है तुझे शादी करने की? तू तो पहले बड़ा पढ़ाकू बनता था। वही तो बात है ना भैया, पढ़ने ही कहाँ दिया भैया को। वैसे भी निक्की के घर वालों को सब पता चल चुका है। उन्होंने कह दिया है अगर ये शादी नहीं हुई तो वो केस कर देंगे हमारी दुकान पर, क्योंकि कस्टमर बनकर निक्की पहली बार दुकान पर ही तो आई थी और वहीं इन दोनों की मुलाकात हुई थी। अब आप देख लीजिए। सभी को झूठ मूठ की कहानी सुनाकर सिमरन अपने भाई की शादी करवा देती है और निक्की बहू बनकर पारो के घर आ जाती है। पग फेरे की रस्म कर जैसे ही निक्की और करण घर के अंदर आते हैं। अरे मेरी कुर्सी पर कैसे बैठ गया तू? उधर जाकर बैठ। शादी होते ही दिमाग कमजोर हो गया क्या बेटा? भूल गया डाइनिंग टेबल के इस चेयर पर पहले तुम्हारे बड़े पापा बैठते थे, अब तुम्हारा बड़ा भाई बैठेगा। हाँ, वो क्या है ना, बाकी टेबल्स ऑक्यूपाइड थे तो मैं यहाँ बैठ गया, अभी हट जाता हूँ। निक्की ये सब देखकर हैरान थी, पर ये तो अभी शुरुआत ही थी। एक रोज निक्की अपने दुकान पर जेठ और पति के लिए टिफिन लेकर जाती है और एक वेटर के साथ प्रेम की बातें सुन लेती है। अरे तू डिस्काउंट की बोल रहा है भाई? दोस्त है तू मेरा। 10 लाख नहीं, चल 8 लाख में डन कर। ऐसे भी देख 1 साल पुराना कर्जा है, कहीं और से तूने इतने पैसे की उधारी ली होती तो वो तो तुझे जेल ही पहुंचा देता। ठीक है, मैं दे देता हूँ। एक बार करण को बुला देते तो बात क्लियर हो जाती। अरे कर देना गलत बात आपने। ये अपनी तो दुकान है, दादाजी के बाद सब कुछ पापा ने ही संभाला है। अब सब कुछ पापा का है, यानी कि मेरा है। चाचा चाची तो हमारे एहसान तले यहाँ रह रहे हैं। यानी शादी के वक्त सिमरन दीदी ने जो हिदायत दी थी मुझे वो बिल्कुल सही थी। निक्की उल्टे पांव घर लौट जाती है और अपनी माँ को कॉल लगाती है। यहाँ करण की कोई इज्जत ही नहीं है मम्मी, पापा जी के हिस्से में कुछ भी नहीं है, सब कुछ ताऊ जी का है। ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता बेटा। द्वापर युग में भी जब कौरवों ने पांडवों का हक छीना था तब कृष्ण ने उनका राज्य और इज्जत बचाई थी। समझ ले तेरे पति के जीवन में कृष्ण तू ही है, अपने हिस्से के लिए तुझे लड़ना ही पड़ेगा। और निक्की हो जाती है तैयार अपने उस हिस्से के लिए खड़ी होने जो आज तक उसके ससुर और पति को नहीं मिला था। रात को अपने कमरे में निक्की करण से सारी बातें पूछती है। तो शुरू से ही ताऊजी बड़े तेज थे? हाँ, और वो तो अच्छी खासी सैलरी भी कमाते थे। नौकरी लगते ही ताऊजी शहर से बाहर चले गए थे, तब पापा ही यहाँ रहते थे। दादा दादी का ख्याल रखना, दुकान को इस मकाम तक लाना, बहुत कुछ किया है उन्होंने। वैसे नौकरी तो पापा को भी लगी थी पर उन्होंने की नहीं, क्योंकि वो दादा दादी को अकेले छोड़ना नहीं चाहते थे। पहले तो साइकिल पर माल रखकर भी बेचना पड़ता था पापा को, फिर धीरे धीरे वक्त बदलता गया और हमने दुकान ले ली। धीरे धीरे वक्त के साथ ताऊजी को समझ में आया कि उन्हें नौकरी नहीं करनी और बस वो वापस आ गए। बड़े थे तो सीधा गल्ला उन्होंने पकड़ लिया और फिर वो गल्ला उनका ही होकर रह गया। किसके लिए कितना हिस्सा है इस बारे में दादाजी ने कभी बताया नहीं, ना पापा ने कभी पूछा, और बस मान लिया कि सब कुछ अब ताऊजी का है क्योंकि वो बड़े थे। पर जब मैं और भैया दुकान में आए तो वो सीट जो ताऊजी ने दादाजी के बाद ली थी वो प्रेम भैया को मिल गई। मतलब ऑन पेपर्स किसके हिस्से में क्या है ये किसी को नहीं पता। मे बी ताऊजी को पता हो पर तुम लोगों को नहीं। मान लो दादाजी पापा के नाम कुछ नहीं करके गए होंगे, पर अभी भी हम ताऊजी के एहसान पर पल रहे हैं जैसा कि वो सभी को बताते हैं। उस हिसाब से तो ये चीज सामने क्यों ना देख ली जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस बेटे ने नौकरी ना करके माँ बाप के साथ वक्त बिताया हो उसके नाम पर कुछ ना हो, ये एक मजाक ही हो सकता है। अरे यार निकी, पहले ऐसा ही होता था। घर के बड़े मेंबर के हाथ में सभी बच्चों की लाइफ के डिसीजन सौंप दिए जाते थे। तुम्हें शर्म आती है ना अपने ताऊजी के सामने मुंह खोलने में, अपने पापा से बात करने में, पर मैं नहीं शर्मा सकती। आगे जाकर हमारा जो बच्चा होगा उसे भी तो ये सब झेलना पड़ेगा। किसके भरोसे पैदा करूंगी उसे। आज तो मैं ताऊजी से इस बारे में बात करके रहूंगी। और रात को खाने की टेबल पर सभी को खाने के साथ ये मसाला भी निक्की परोस देती है। समझ में भी आ रहा है बहू तुम क्या कह रही हो? मैंने गलत क्या कह दिया ताई जी? हो सकता है घर के पेपर ताऊजी के पास भी ना हो। अगर नहीं है तो मैं अपने लॉयर से बात करके अभी कोर्ट से घर के पेपर निकलवा देती हूँ। अगर दादाजी ने कोई विल बनाई होगी तो वो भी निकल जाएगी, और अगर ऐसे नहीं है तो सब कुछ 50-50 डिवाइड हो जाएगा। वो क्या है ना, ताऊजी भले मेरे सास ससुर और मेरे पति को इस घर में हिस्सा ना देना चाहे, पर मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए। अपने दाया ससुर के भरोसे मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकती।
अपने छोटे भाई की बहू के मुंह से ऐसे तीखे शब्द सुनकर सुभाष का तो पसीना ही छूट जाता है और वो सारे दांव पे चलाना शुरू कर देता है कि कैसे 10-15 लाख रुपए करण को देकर इस मैटर को सुलटा दिया जाए। पर निकी ने तो इस बार ठान लिया था, आर या पार। जैसे ही घर और प्रॉपर्टी के पेपर्स निकलते हैं तो पता चलता है रतनलाल जी ने अपने छोटे बेटे को अपनी जायदाद का 70% हिस्सा दिया और बड़े को 30%, क्योंकि सुभाष कमाने में सक्षम है और नौकरी कर खा सकता है। रतन वस्त्रालय मेरे छोटे बेटे ने खड़ी की थी। मेरे और मेरी धर्मपत्नी के बुरे वक्त में वही साथ था। उसके भोलेपन और सीधे मन को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे होशो हवास में ये फैसला किया है। यही लिखा है। सुभाष, गीतांजलि और बाकी सभी के तो होश उड़ जाते हैं और निक्की अपना हिस्सा ले ही लेती है।